नमस्कार दोस्तों, हिंदी कैंपस पर आपका 10वें दिन 10 बार स्वागत है। और अब हम आज जो है आपके लिए जो 10 प्रश्न लाए हैं, जो आपके केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनवीएस की चाहे डीएसएसबी, सबके लिए काम आने वाले हैं। और अभी तक जो आपने जितने भी 9 वीडियो देखी हों, उसमें मुझे पूरी आशा है कि आपको लाभ प्राप्त हुआ होगा। और आपसे मैंने कमेंट बॉक्स में भी सुझाव मांगे हैं कि आप अपने अंक बताइए, और आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी हम यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अपना दिया हुआ प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। और ये पहला प्रश्न जो है वो साहित्य संबंधी है और एक कहानी की बात की गई है। टेपचू किसकी कहानी है? अब कहानियाँ इतनी सारी हैं, आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम में हम कैसे याद करें, इतनी सारी कहानियाँ हैं। और उसी कहानियों में से एक कहानी हमने ये दी है, टेपचू। तो ये कहाँ से आ गई कहानी? एग्ज़ामिनर कैसे चुनता है कहानी? तो ये मैंने कई ख़ास जगह से चुनी हुई कहानी होगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये लगी हुई है कहानी ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसके राइटर कौन हैं। तो जिन्होंने पढ़ी होगी वो लोग जानते होंगे, हिंदी ऑनर्स करने वाले ख़ास तौर पर। तो ये कहानी बड़ी फेमस है और चर्चित है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं उदय प्रकाश। बहुत इम्पॉर्टेंट है। काशीनाथ सिंह, मैत्री पुष्पा या शेखर जोशी नहीं है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो गम ना करें, हम आपको बताते हैं ये टेपचू कहानी क्यों इम्पॉर्टेंट है। उदय प्रकाश ने ये टेपचू कहानी लिखी है और ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। कई बार तो आपसे यही पूछ लेगा, टेपचू कहानी का नाम पूछ लेगा, और हो सकता है कि टेपचू किसे कहा गया है। ऑप्शन में हो सकता है टेपचू एक लड़का है, टेपचू एक जंगल का नाम है, टेपचू एक झोपड़ी का नाम है, टेपचू एक नाव का नाम है, ऐसे दे सकता है। लेकिन आप तभी कोई तुक्का तो मार नहीं सकते। तुक्का मारिए, कुछ भी मारिए, तो आपको पता नहीं लगेगा। कहानी पढ़ेंगे तो पता लगेगा। टेपचू एक गांव के लड़के का नाम है। गांव में ऐसे ही रखा जाता लड़कों का नाम। और उस कहानीकार ने ये बताने की कोशिश की है कि टेपचू जो है वो जिजीविषा आप जानते हैं ना किसे कहते हैं? जिजीविषा होती है जीने की इच्छा, उसका प्रतीक है। क्योंकि ये कई बार मरता है, लेकिन मरकर भी नहीं मरता है। पेड़ से गिर जाता है, बच जाता है, नदी में डूब जाता है, फिर बच जाता है, सांप काट लेता है, फिर बच जाता है। तो गांव वाले ये सोचते थे कि ये टेपचू मरता नहीं है और लगता है कि जिन है, टेपचू साला जिन है, ये कह देते हैं उस कहानी में। तो लास्ट में भी जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि मर गया है, तब भी ये वापस वहाँ से मुर्दा घर से उठाता है। तो मरकर भी जो जी जाए वो है उसमें जिजीविषा का गुण। तो ये टेपचू जो है वो एक जिजीविषा का प्रतीक है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप कुटज जो निबंध पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उस निबंध में भी ऐसा ही है। कुटज प्रतीक है जिजीविषा का, जिसमें जीने की इच्छा हो, वो कहीं से भी अपने लिए रसातल से भी जो है अन्न और पानी सब मुहैया करा लेता है। इसीलिए वो कुटज छोटा सा पेड़ है, पहाड़ी इलाके में लगा है, फिर भी जो है खिल रहा है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है जिजीविषा का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, कहानीकार का नाम भी, कहानी भी और उसका कॉन्सेप्ट भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है देखेंगे कि वो भी लिटरेचर का है और इसमें काव्य पंक्ति दी गई है कि आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, नातू राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। और ये पंक्ति आपने कई बार सुनी होगी। तो प्रश्न ये है कि ये पंक्ति किसकी है। लेकिन हम यहाँ ये किसकी पंक्ति है ये तो समझेंगे ही, और इसका अर्थ भी जानेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या ये जायसी की पंक्ति है, आगे के कवि रीझी हैं कन्हई नातू राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है? तो क्या जायसी ने राधा और कृष्ण की बात की है? नहीं। तो इसका उत्तर जायसी नहीं होगा। घनानंद ने सुजान की बात की है, राधिका कन्हई की बात नहीं की है, तो घनानंद इसके उत्तरदार में नहीं होंगे। हाँ, बिहारी ने राधा कृष्ण की बात की है, तो बात कर सकते हैं कि बिहारी हो सकते हैं।
या भिखारी दास हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? भिखारी दास। भिखारी दास रीतिकाल के सबसे पहले आचार्य हैं और जिन्होंने इस कविता, ये जो पंक्ति कही है, इसके माध्यम से अपनी मतलब रीतिकालीन कवियों की, रीतिबद्ध कवियों की पीड़ा को उजागर किया है। क्या उजागर किया है? कि हम जो है मजबूरी में कविता लिख रहे हैं, हमारा मन रीतिकालीन कविता करने का नहीं है, हम तो भक्ति की कविता करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। इसलिए अगर हमारी कविता को कुछ लोग आगे वाले कवि का मतलब भविष्य में लोग समझेंगे हमारी कविताई को, तो हम समझ लेंगे हम कवि थे, और नहीं तो हम ये मान लेंगे हमने जो है राधा और कृष्ण का स्मरण कर लिया है। ठीक है, इस तरह की बात वो करते हैं। तो भिखारी दास ने रीतिबद्ध कवियों की ओर से अपने मनोभाव को यहाँ व्यक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति थी ये। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और तीसरा प्रश्न भी एक पंक्ति है कि कागद पर लिखत न बनत प्रेम संदेश लजात, तेरो हियो जानत है मेरे हिय की बात। ये बताने की कोशिश की गई है इसमें प्रेम की बात, कि प्रेम जो है उसकी अभिव्यक्ति किसी कागज पर लिखकर पूरी नहीं हो सकती। अगर प्रेम कागज पर लिख दिया गया, उसकी अभिव्यक्ति कर दी गई, तो प्रेम प्रेम नहीं रहता है, प्रेम की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। कुछ विषय ऐसे हैं, ईश्वर क्या है, ईश्वर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ईश्वर के बारे में नेति नेति कहा जाता है कि इसके बारे में पूरा कहा जाए जितना उतना ही कम है। तो प्रेम की अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। आजकल की तरह नहीं 3 मैजिक वर्ड बोलता दिए और वो प्रेम की अभिव्यक्ति हो गई, नहीं। प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वह की ही नहीं जा सकती, किसी कागज पर लिखते नहीं बनता है। जिनके अंदर प्रेम होता है प्रेमी और प्रेमिका में, वो आपस में ही बिना कागज के, बिना किसी कॉरस्पॉन्डेंस के अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके आपस में हृदय ही एक दूसरे की बात को जानते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रेमी करे प्रेम की बात, और प्रेमी ही एक दूसरे की बात को जान सकता है। क्लियर हो गया? तो ये बात किसने कही है? ये एक दोहा है। भारतेंदु ने भी प्रेम की विषय पर रचनाएं लिखी हैं, बिहारी ने भी लिखा है, पद्माकर ने भी लिखा है, और सूर ने भी लिखा है। ठीक है, तो ये किसकी बात है? और कागज पर लिखत न संदेश की बात हो रही है, तो लग रहा है कि कहीं उद्धव और गोपियों का प्रसंग है, और गोपियाँ ऐसा कुछ कह रही हैं कि उद्धव, वो हमें कृष्ण जो है कोई लेटर नहीं लिख सकता है, कागज पर कोई संदेश नहीं भेज सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हम एक दूसरे के हृदय की बात जानते हैं। तो क्या इसका आंसर सूरदास है जिन्होंने भ्रमर गीत सार लिखा है? तो अगर हम देखेंगे तो इसका उत्तर सूरदास नहीं है। ठीक है, पद्माकर रीतिकालीन कवि हैं, श्रृंगार की बात करते हैं, लेकिन पद्माकर भी इसके रचनाकार नहीं हैं। भारतेंदु ने लिखा है, लेकिन और ब्रिजभाषा में भी लिखा है, इसलिए सोचें कि भारतेंदु होगा बिल्कुल अलग हटकर, लेकिन ये भी नहीं है। आंसर है इसका क्या? बिहारी। बहुत इम्पॉर्टेंट दोहा है बिहारी का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहारी जो है एक रीतिकालीन कवि हैं, श्रृंगार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिहारी ने सूक्ष्म प्रेम की सफल अभिव्यक्ति की है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट दोहा है। बिहारी के जितने दोहे पढ़े हों शायद ये आपने ना पढ़ा हो। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास का है। पहले भी मैंने आपको ऐसा प्रश्न दिया था और मैंने कहा था कि आपके पेपर में इतिहास के बारे में पूछ सकता है। ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस इतिहास के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो आपको मैंने पहले बताया था विश्वनाथ त्रिपाठी के इतिहास का नाम तो क्या है? सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। एक एक कीवर्ड से आप सबको समझ सकते हैं। और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो आंसर क्या है हमारे पास? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा भाई, कि भाई हम ये जान लें कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इसके अलावा भी हमें कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा और डिटेल में जा सकता है, यह पूछने के लिए कि ये जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, इसमें किस काल तक की चर्चा हुई है? क्या आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, सारे कालों की बात हुई है?
या केवल आदिकाल की बात हुई है? तो आप ध्यान रखें, इसमें केवल भक्ति काल तक की चर्चा हुई है, केवल भक्ति काल तक की, रीति काल भी नहीं है इसमें, आधुनिक काल भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक नया प्रश्न है। जब तक आप इस इतिहास को नहीं खोलेंगे तब तक आपको कुछ नहीं पता लगेगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। ये कविता आप सब ने पढ़ी होगी, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर लेवल पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता किसे कहते हैं? मशरूम को। इस रचना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? जिन्होंने ये कविता पढ़ी है वो इसके राइटर को भी जानते होंगे, जानते हैं तभी आंसर ढूंढ सकेंगे। दूसरी बात, ये कविता कैसी कविता है, इसमें क्या खास है, वो जानते होंगे तो इसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। और ये किस तरह से प्रस्तुत की गई है वो जानते होंगे तो इसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। यानी ये एक प्रश्न 3 प्रश्नों का की टक्कर का है। अब बताओ भाई इसमें क्या है? तो हम जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा कुकुरमुत्ता के बारे में, तो कुकुरमुत्ता कविता किसकी है? कुकुरमुत्ता कविता है निराला की। ठीक है, और निराला छायावादी कविता होने करने के साथ साथ प्रगतिवादी कविता भी लिखते थे। और ये एक प्रतीकात्मक कविता है, क्योंकि कुकुरमुत्ता जो है किसका प्रतीक है? सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। ध्यान रखना, अगर कवि का नाम जान गए मेरे विकल्पों में तो आप आंसर वैसे ही मिल गया आपको। प्रसाद इसका राइटर नहीं है, प्रतीकात्मकता चाहे थी, सर्वहारा वर्ग की बात चाहे थी। मुक्तिबोध इसके राइटर नहीं है, रूपक की चर्चा नहीं की गई है, चाहे सर्वहारा वर्ग की बात की गई है। पंत इसके रचनाकार नहीं है, चाहे प्रतीकात्मकता है लेकिन पूंजीपति वर्ग की बात की गई है। लेकिन कुकुरमुत्ता शब्द में पूंजीपति वर्ग की बात नहीं है, सर्वहारा वर्ग का ये प्रतीक है। तो आंसर हमारे पास क्या निकला? चौथा, निराला वाला। कुकुरमुत्ता एक कविता है जिसमें प्रतीक बांधा है निराला ने, मशरूम को जो सफ़ेद रंग का होता है, और उसके साथ पैरेलल रखा है पूंजीपति वर्ग का प्रतीक गुलाब को। और सीधे सीधे संबोधन शैली में ये कविता लिखी गई है। अबे सुन बे गुलाब, गर पाई तूने खुशबू रंगो आब, खून चूसा तूने खाद का अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। साफ साफ शब्दों में कह दिया कि गुलाब तू जो है कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, और तेरा लाल रंग इसीलिए है क्योंकि तूने गरीबों का क्या किया है? खून चूस लिया है। और हमारा रंग सफ़ेद इसलिए हो गया है क्योंकि हम सर्वहारा वर्ग है, हमारा खून चूसा है, इसलिए अब हम रक्तहीन हो गए हैं। ठीक है, समझ आया? चले अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके पास ये आ रहा है। ये फिर एक पंक्ति है, आज मैंने पंक्तियाँ बहुत दी आपको साहित्य की, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ से पंक्ति आ गई। तो पढ़ें, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। ये पंक्ति किसकी है? मीनिंग भी समझ आना चाहिए और राइटर भी पता होना चाहिए। मैंने पहले बताया क्या आंसर है, इससे काम नहीं चलेगा भाई। क्यों है ये आंसर, ये भी जानना है। तो केवल मैं बता दूं इसके राइटर कौन है, तो मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा। लो जी, इसका राइटर जी तुलसी साहिब है। आप इसको रटकर इसका आंसर दे दो, लेकिन इससे काम चलेगा क्या? नहीं, आपको जानना पड़ेगा कि ये आंसर क्यों है। देखो, एक तो अमीर खुसरो पर अगर हम जाते हैं, अमीर खुसरो भी अरबी फ़ारसी के ज्ञाता थे। इसमें अरबी फ़ारसी के ढेरों शब्द हैं, हुजरा है, साफ़ है, जाना है, ध्यान, गैरो, ये सब है। तो लगता है कि अमीर खुसरो का होगा, और अमीर खुसरो ने ऐसी बात की है। लेकिन अमीर खुसरो के यहाँ पर ऐसी पंक्ति दिखाई नहीं देगी आपको। तो अमीर खुसरो नहीं है हमारे एक बार आंसर में। तुलसीदास की अगर हम बात करते हैं तो तुलसीदास ने राम काव्य लिखा और अवधी भाषा में है, उर्दू के शब्द हैं, लेकिन इतने नहीं जितने आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये तुलसीदास इसके उत्तर में नहीं है। कबीर के यहाँ खूब अरबी फ़ारसी के शब्द हैं और ऐसा मिल सकता था कबीर के यहाँ, लेकिन ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है ये भी जान लें। हुजरा किसे कहते हैं? हुजरा कहते हैं पूजा का स्थान, जहाँ हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उस स्थान को हुजरा कहते हैं। तो उस स्थान को हम साफ़ करते हैं इबादत करने के लिए, और वहाँ फिर बैठकर हम इबादत करते हैं। लेकिन हम उस स्थान को तो कर लेते हैं साफ़, बाहरी स्थान को, घर में जैसे मंदिर कह लें, चाहे जहाँ पर हम अपनी नमाज अदा करते हैं। लेकिन वास्तव में कह रहे हैं असली स्थान कहाँ है? किसको साफ़ करना है? दिल को।
दिल वो स्थान है जहाँ पर वो ईश्वर आके बैठेगा। ये जाना कौन है? ये जाना ये ईश्वर को कहा गया है। आपको पहले पता है कि सूफी काव्य में जो ईश्वर है वो किस रूप में है? स्त्री रूप में है। तो यहाँ जो जाना शब्द है, इस जाना कौन है? प्रेमिका। कौन है प्रेमिका? ईश्वर। जाना का मतलब प्रेमिका होती है, जान का मतलब जो प्रेमी है वो होता है। जिसे नहीं पता वो सोचता है अभी तक कि जान का मतलब एक फीमेल वर्ड है, जान एक मेल वर्ड है, जाना उसका फीमेल वर्ड है। तो जाना के आने के लिए मतलब उस ईश्वर रूपी प्रेमिका को बिठाना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको अपने दिल का स्थान साफ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? और आपको अपने ये जो जितना ध्यान लगा रखा है आपने गैरों का, गैर कौन है? जो दिल में बैठा रखे हमने, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उसको उठाना पड़ेगा। जब आप उनको उठाएंगे तभी वो आके बैठेगी। यानी ईश्वर को दिल में बसाने के लिए आपको पहले दिल में से ये कचरा निकालना पड़ेगा, तब जाकर वो ईश्वर इसमें आएगा। तुलसी साहिब का है और बहुत इम्पॉर्टेंट दोहा है, रीति काल के संत हैं ये तुलसी साहिब, ठीक है। शेख तकी के भी गुरु हैं ये। आइए नेक्स्ट देखिए, उपन्यास से एक प्रश्न है, चंदर और सुधा। चंदर और सुधा दोनों पात्र किस उपन्यास के पात्र हैं? अगर आप उपन्यास आपने पढ़ रखा होगा तो आप बता सकते हैं, चर्चित उपन्यास है। अगर आप इस पर मुझे चांद चाहिए पर टिक लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो वर्षा नाम की एक पात्रा की चर्चा की गई है। रंगभूमि, अच्छा मुझे चांद चाहिए किसका था? ये भी आपको पता होगा, सुरेंद्र वर्मा का, ठीक है। मुझे चांद चाहिए, रंगभूमि प्रेमचंद का है। और प्रेमचंद ने रंगभूमि में जो है सूरदास की चर्चा की है, जो एक अंधा भिखारी है, उसकी बात की है। सूखा बरगद भी इग्नो से जो पढ़कर आए हैं उन्होंने सूखा बरगद के बारे में पढ़ा होगा। सूखा बरगद मंजूर एहतेशाम, मंजूर एहतेशाम की का उपन्यास है। ये भी इसके राइटर नहीं है सूखा बरगद, और सूखा बरगद में चंदर और सुधा नाम के पात्र नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है हमारे पास? इसका सही उत्तर है हमारे पास गुनाहों का देवता, जो किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का उपन्यास है, धर्मवीर भारती का। एक इनका सूरज का सातवां घोड़ा और दूसरा ये गुनाहों का देवता। दोनों उपन्यास बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये उसके ही पात्र हैं, चंदर और सुधा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके पास है, व्याकरण संबंधी है। वाक्य है लिखा हुआ कि वह बहुत ज़्यादा बोलता है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? क्या ये विशेषण है? तो हम पढ़कर आए हैं बहुत कम ज़्यादा, ये अनिश्चितता के लिए बताने के लिए विशेषण होते हैं। तो क्या ये विशेषण है? तो आंसर अगर आपने लगाया तो आंसर हो जाएगा गलत। अच्छा, कुछ बच्चे इसको लगाएंगे क्या? क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है, ये बता रहा है बोलने की। बोलता कैसे है? बहुत ज़्यादा। तो ये क्रिया विशेषण हो सकता है, इसलिए ये सोच के क्रिया विशेषण लगाएंगे, लेकिन उनका भी आंसर हो जाएगा गलत। संज्ञा, क्या ये बहुत कोई संज्ञा है? नहीं, तो संज्ञा नहीं है। तो आंसर है हमारा क्या? प्रविशेषण। लेकिन क्यों है ये भी एक बार जान लेना इस सिरे से। आप देखते हैं कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि बोलता ये क्रिया है, क्रिया से पहले जो लगता है ये होता है क्रिया विशेषण, ये है क्रिया विशेषण ज़्यादा। लेकिन जो विशेषण से भी पहले एक और विशेषण लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रविशेषण। इसलिए हमारा आंसर क्या है? प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? प्रविशेषण। क्लियर हो गया? चलें 9वें प्रश्न पे पहुंच गए हैं। पूरा ध्यान लगा रखा है सारे प्रश्नों पर, और मेरे अनुरोध पर भी ध्यान लगा रखा है। 1000 सब्सक्राइबर कराने हैं आप सही लोगों से, जिसमें से आज की मुहिम में मैं 500 के करीब हो गए हैं, ठीक है। अगले महीने तक 1000 हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा लाइव पढ़ने में।
तो ठीक है, आप सबने सब्सक्राइब किया होगा, लाइक भी किया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें डालिए, फेसबुक में डाल दीजिए लिंक को, ठीक है। अरे बांट दो यार, बांटोगे तभी तो कुछ बढ़ेगा आगे। चलिए, नवा प्रश्न आपके पास आ गया। बसंती हवा, ये कविता आपने पढ़ी होगी स्कूल लेवल में। और इस कविता का कौन सा अलंकार प्रधान है? यानी एक कविता में तो बहुत सारे अलंकार हो सकते हैं, लेकिन मेरा पूछना है कि इस कविता में कौन सा अलंकार प्रधान है, यानी पूरी कविता उसी अलंकार पर बेस्ड है। क्या पूरी कविता में रूपक है? जब पढ़ी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं लगा सकते आप, लेकिन पढ़ी है तो आप जानेंगे कि रूपक नहीं है। क्या सारी पंक्तियों में हर दूसरा अल्फ़ाबेट उसकी आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास है? तो ऐसा भी नहीं है। क्या इसमें बार बार उपमाएं दी गई हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा ट्रेंड तो आपको रीतिकालीन कवियों में मिलेगा। पूरे के पूरे छंद में, पूरी की पूरी कविता में एक ही अलंकार मिल जाएगा आपको। लेकिन ये कविता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है, अंग्रेजी में जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आधुनिक कविता है ये कविता आपने सुनी होगी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब हवा अपनी बात कर रही है तो हवा का मानवीकरण किया गया है। अब जो मनुष्य क्रियाएं करता है वो हवा को करते हुए दिखाया गया है। चढ़ी पेड़ मऊआ, अब चढ़ने का काम किसका है? मनुष्य का। गिरी धम से, गिरने का काम मनुष्य का है। घड़ी दो घड़ी पहर दो पहर, यहाँ से वहाँ तक टहलती रही मैं, ये टहलने का काम मनुष्य का है। तो पूरी कविता में हवा की एक एक एक्टिविटी को, क्रिया को दिखाया गया है, वो क्रिया जो मनुष्य करता है। इसलिए पूरी कविता का मुख्य अलंकार क्या है? वो है मानवीकरण। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं आया, लेकिन आ सकता है। अभी तक पंक्ति आती है और उसमें पूछता है कौन सा अलंकार है, लेकिन वो पूरी कविता में भी पूछ सकता है। देखिए, जैसे आपने कविता पढ़ी हो सतपुड़ा के जंगल, पढ़ी है आपने? किसकी है ये? भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में ऊँघते हुए घने जंगल। पूरी कविता में जंगलों का मानवीकरण किया गया है सतपुड़ा के। तो पूछ सकता है सतपुड़ा के जंगल किसकी कविता? ये तो क्वेश्चन हो गया सामान्य। ये पूछ सकता है सतपुड़ा के जंगल कविता में कौन सा अलंकार प्रधान रूप में है? तो आंसर क्या है? मानवीकरण। समझ आया? अच्छा लगा प्रश्न? चलो अगले लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज ये 10वां प्रश्न आपके पास आ गया है और ये भाषा विज्ञान संबंधी मैंने प्रश्न डाला आपके लिए। हो सकता है बहुत से बच्चों ने भाषा विज्ञान ना पढ़ा हो, टीजीटी लेवल के लिए एक बार लग रहा उनको बहुत भारी सा प्रश्न लगे, लेकिन ये आ सकता है। पीजीटी में तो आएगा ही, टीजीटी में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया सीटेट लेवल में, लेकिन भाषा संबंधी पूछा गया। और ये प्रश्न अब मैंने दिया है भाषा विज्ञान संबंधी। देखो क्या है, एक बच्चा बला को बल्ला बोलता है, तो यहाँ स्वनिम की दृष्टि से कौन सा दोष है? स्वनिम बेसिकली किसे कहते हैं? ध्वनि विज्ञान को कहते हैं। उसने ध्वनि निकालनी थी बला और निकल गया बल्ला। अगर ये क्वेश्चन भाषा की दृष्टि से होता तो आप इसका आंसर क्या बताते? एक बच्चा बला को बल्ला बोलता है तो आप बोल सकते हैं कि उसके पास मुख दोष है। हो सकता है आप कहते हैं जल्दबाजी का दोष है, हो सकता है अज्ञानता का दोष है, उसे बोलना नहीं आता, या इससे आगे आप उसको मातृभाषा का दोष बता देते कि ये मातृभाषा का दोष है। ठीक है, जैसे पेड़ का पेड़ कह देना मातृभाषा का दोष है। सीटेट में आ चुका प्रश्न। अगर ये प्रश्न आ रहा है भाषा संबंधी नहीं है, पहले तो समझना ये कैसा है। भाषा ये स्वनिम की दृष्टि से पूछा है, तो कब करता है? ये तब होता है जब ये दीर्घता की स्थिति वाला हो जाए। दीर्घ का मतलब होता है लंबा। बला जो है बोलना था तो बला के लिए इतनी लंबाई की ज़रूरत है, लेकिन इसको खींचकर इतना लंबा बोल दिया तो ये हो गया क्या? दीर्घता का रूप हो गया। तो यहाँ दीर्घता स्वनिम का दोष हो गया। अनुतान में उच्चारणकर्ता जो है अपनी एक ही शब्द को अलग अलग टोन में बोलता है, जिससे अर्थ बदलता है। जैसे मान लीजिए अच्छा बोलना है तो कोई कैसे बोलेगा? अच्छा,
अच्छा ऐसे भी बोल सकता है, और अच्छा ऐसे भी बोल सकता है। तो तीनों अच्छा के अर्थ अलग अलग होंगे उसकी टोन के आधार पर। अनुनासिकता में किसी शब्द के अंदर हम नासिका का गुण ले आते हैं तो अनुनासिक स्तर बन जाता है। जैसे इसी बला को अगर वो बोलता बला बला नाक में बोलता तो ये अनुनासिकता की स्थिति होती, लेकिन उसने बला नहीं बोला, बल्ला बोला है, लंबा कर दिया, लंबा मीन्स दीर्घ कर दिया। और संहिता में क्या होता है, संहिता में जोड़ दिया जाता है, दो शब्द एक साथ इकट्ठे बोल दिए जाएं जोड़कर, जैसे एक और बच्चा, ठीक है, ये दोनों अलग शब्द हैं। बला और को अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बला को इकट्ठा बोल दे, जोड़कर बोल दे, तो वहाँ स्थिति होगी संहिता की। बलाको एक बच्चा, बलाको, तो बलाको एक कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा जो दोष होता वो संहिता की स्थिति में आता। जब आप स्वनिम पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो इसमें अभी उत्तर क्या था कि यहाँ पर दीर्घ स्थिति उसने पैदा की, तो ये कौन सा है, दीर्घता स्वनिम का दोष हुआ। क्लियर हुआ। थोड़ा सा भाषा वैज्ञानिक आज मैंने नया प्रश्न दिया, और आपको तैयार रहना पड़ेगा हर प्रकार के प्रश्न के लिए, और इस पर आप ध्यान करें। अगले वीडियो तक कोई भी समस्या हो इन प्रश्नों में आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और अपने जितने अंक आज अर्जित किए वो भी बताइए। कोई सुझाव हो वो डालिए। मैंने कहा आपको लगता है कि ये प्रश्न आपको पता है, बहुत अच्छा है, किसी और को भी पता होना चाहिए, वो भी लिख दीजिए, हम उसको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। ठीक है, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11वीं कक्षा में फिर मुलाकात होगी।